हकीकत दो तरह की होती है। एक सरकार की हकीकत जो मुस्कुराते हुए इश्तिहारों में, आंकड़ों में, विज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों में नजर आती है, जिसमें दावा किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है पूरी बेशर्मी के साथ कि सब नियंत्रण में है, सब जगह मदद पहुंचाई जा रही है। और दूसरी होती है जमीनी हकीकत। कोविड की इस दूसरी लहर में हमारे देश में अस्पतालों में बीमारों का क्या हाल है, परिजनों का क्या हाल है, ये जानने के लिए लल्लन टॉप की 4 टीमें जमीन पर उतरी हैं और उन टीमों ने हमें जो खबर भेजी है वो हम आपको बताते हैं कोरोना बुलेटिन में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आज का कोरोना बुलेटिन शुरू करते हैं बिहार की राजधानी पटना के एक वीडियो से। तड़प रहा है अभी, और जो ये लोग जो है खाली भर्ती भी किया हुआ, खाली वार्ड नहीं भेज रहा, मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा, मर रहा। ऑटो में आए थे ना, वो ऑटो में जो बैठे हैं। हाँ, डॉक्टर है, खुद अपना डॉक्टर है। मैं बताऊं कि जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल की कोई गलती नहीं है, हम आए हैं यहाँ पे अपना इलाज खुद का। लेकिन कितना समय हो गया? मेरी बेटी डॉक्टर है यहाँ, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरे कोई लोग क्या करेंगे? पैसा चाहिए, कितना रुपये चाहिए? चलते हैं सुपरिटेंडेंट से मिलते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेरा फ्रेंड है, पता नहीं है हमें यही का प्रोडक्ट है। वीडियो पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का है। इसमें नजर आए बुजुर्ग जिनसे हमारे संवाददाता विकास ने बात की। उन्होंने बताया कि मैं खुद डॉक्टर हूं, उनकी बेटी इसी नालंदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। बावजूद इसके वो अपने परिजन को यहां भर्ती नहीं करवा पाए। दरवाजे पर खड़े गार्ड से गुहार लगाते रह गए, लेकिन हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। अब जरा सोचिए कि जो खुद एनएमसीएच से पढ़कर निकले हैं, जिनकी बेटी इसी अस्पताल में डॉक्टर है, उनको जब नाम जवाब मिल रहा है, सारी मशक्कत के बावजूद बेड नहीं मिल रहा है, तो बाकी लोगों का नीतीश कुमार के शासन वाले बिहार में क्या हाल हो रहा होगा? कुछ भी कहा जाए, शब्द कम है। लेकिन ये वीडियो अकेला नहीं है और ना ही तकलीफ की ये कहानी अकेली है। ऐसे हजारों वीडियो देश के हर कोने से आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं और इस बिगड़ते हालात पर कुछ कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो कुछ कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसकी पोल खुल रही है। और इसी नूरा कुश्ती के बीच सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कहा कि बताइए क्या कर रहे हैं, कोरोना से छुटकारा कैसे दिलाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 23 अप्रैल को होगी। उस दिन जो होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल कोरोना बुलेटिन में अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने या कुछ घंटे में खत्म होने की खबरें लगातार आ रही हैं। मरीजों की जान अटकी हुई है। अस्पतालों में बेड का ऐसा हाल है कि एप्लीकेशन में कुछ दिख रहा है, स्टाफ कुछ बोल रहे हैं और जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर को नाम में जवाब मिल रहा है। हमारे संवाददाता प्रशांत ने इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के LNJP लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। हमें एक ऐसे मरीज भी मिली जिन्हें अस्पताल में बेड मिलने से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जिस एम्बुलेंस में वो अस्पताल पहुंची हैं उसका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। और उनकी आशंका का क्या हुआ, ये सत्य साबित हुई। कुछ ही देर में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसके बाद महिला सांस लेने के लिए तड़पती नजर आई, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। और सिर्फ ये एक मरीज का हाल नहीं था, LNJP में हमें कई ऐसे मरीज मिले। प्रशांत इसके बाद दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे। दक्षिणपुरी में बने इस अस्पताल की कहानी भी बाकी अस्पतालों जैसी है। दिल्ली सरकार की ऐप में दिख रहा था कि अस्पताल में 140 बेड मौजूद हैं। हकीकत में लोग एक बेड को तरसते दिख रहे थे। आप देखिए ये रिपोर्ट। अंबेडकर नगर हॉस्पिटल दक्षिणपुरी में है, साउथ दिल्ली का इलाका है और हम यहाँ के इमरजेंसी में हैं। आप देख रहे हैं लोग कैसे भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। एक बाहर का विजुअल अभी आपने देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है कि 300 बेड्स इस अस्पताल में हैं, जिसमें 150 बेड ऑक्यूपाइड है, 150 खाली हैं। यहाँ एक मरीज़ का इलाज कराने आए, उनके साथ के परिजन। बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम अभी ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है, इनकी बहन है, सिस्टर है, सगी भजनपुरा से आई है। कहाँ धक्के खा गए, तुरंत अभी आए, तुरंत के तुरंत अभी अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल? सर ये मालवीय नगर में जो है आर्टिमिक्स क्या है, क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर सीट ही नहीं है, इमरजेंसी में बोलने बेड ऑक्सीजन नहीं है। सुबह से जो है सो दोपहर से खड़ा हूँ सर, कहाँ जो है सो बेड खाली है सर?
गलत इन्फॉर्मेशन है सर। ऑक्सीजन है नहीं, मेरे भैया को 80 से 89 था जो है सो सुबह में, और जो है अभी 75 हो गया, और मैं बोले जा रहा हूँ सब, तब से वो कोई नहीं देख रहे सर। सब कह रहे कहीं और चाहिए सर। मैं कहाँ जाऊँ सर? जहाँ एशियन से भी वापस आ गया सर। एम्स में गया था तो एम्स में सीट खाली नहीं है। सफदरजंग में भी गया, सफदरजंग में भी नहीं है खाली। बट यहाँ के अस्पताल के बाहर 150 बेड खाली है ऐसा लिखा सर। मैंने भी ऑनलाइन देखा था, तभी आया हूँ सर। नहीं है यहाँ पे हो रहा है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश है। जी राजेश, बताइए क्या प्रॉब्लम? कुछ बेड खाली नहीं है, सब ज़मीन में पड़े हुए हैं लोग। मेरे सामने 2 लोगों की मौत हो चुकी है बिना ऑक्सीजन की वजह से। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला टाइम से, तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक कोई बेड नहीं, ज़मीन में पड़े हुए हैं लोग अंदर। हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। हमने भी देखा कि यहाँ पर बेड्स खाली थे, तभी हम इस हॉस्पिटल में आए यहाँ के सूरत हाल जानने के लिए। फिर यहाँ पता चल रहा है कि कुछ लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है, कुछ के पेशेंट्स अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? वो कब से बैठे हुए हैं, देखो बुजुर्ग आदमी हैं, देखिए कब से बैठे हुए हैं, जब से तब अभी तक कुछ भी नहीं है। कर्नल साहब हैं ये, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डॉक्टर से बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। कोविड है जी, वो भी कोविड पॉजिटिव हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। वाइफ इनकी वाइफ डेट कर गया। इनकी वाइफ डेट भी कर गया कल रात को अपने घर पे। घर पे ही। आप लेकर आए हैं? मैं लेकर आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रामनाथ महतो। मैं भी पॉजिटिव हूँ, इनके सेवा पानी कर। आप भी कोविड पॉजिटिव हैं? जी जी। थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। ये कर्नल, रिटायर्ड कर्नल साहब है। क्या नाम है? टीबी लोग उनसे पूछ लीजिए थोड़ा। क्या नाम है सर आपका? कर्नल टीबी लोगानी। कर्नल टीबी लोगानी इनका नाम है। कोविड पॉजिटिव है। इनकी वाइफ का देहांत पिछले रात हुआ है। इस अस्पताल में बाहर बैठे हुए हैं। कोई भी इनके नहीं है। बेटा है तो ऑस्ट्रेलिया में है, मैं इनको देखभाल। बेटा कहाँ है इनका? ऑस्ट्रेलिया। इनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। इनका कोई भी नहीं है। ये इनके केयर टेकर है, अटेंडेंट हैं। आप देखभाल करता हूँ। खुद अटेंडेंट भी कोविड पॉजिटिव हैं, ये भी कोविड पॉजिटिव है। इस वक्त डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल जो दक्षिणपुरी में है उसके बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, इलाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कल हमने आपको एक नोटिस की तस्वीर दिखाई थी मेयो अस्पताल की। अस्पताल प्रबंधन ने इस पर लिखा था कि अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करें वरना ले जाएं। हमारी संवाददाता स्वाति को उसी अस्पताल में रेमडेसिवियर दवाई की कालाबाजारी के बारे में भी पता चला। कैसे खुद डॉक्टरों ने बताया कि कहां ब्लैक में ये इंजेक्शन मिल पाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक गर्ग है और मेरे फादर इन लॉ ससुर जो हैं यहाँ पर एडमिट हैं 17 तारीख से। उनकी कंडीशन ओवरऑल सही थी। उनका सीटी वैल्यू 33 था, लेकिन डॉक्टर ने, जो ट्रीटिंग डॉक्टर था, उसने उनको एडवाइस किया था कि आप रेमडेसिविर चढ़वा लीजिए एडमिट होके, और ऑक्सीजन भी सही आ रहा था तो आप ठीक हो जाएंगे पूरे तरीके से। लेकिन कल जब मैंने यहाँ बात करी परसों कि आपने अभी तक रेमडेसिविर की नहीं चढ़वाया, तो बोले कि नहीं, रेमडेसिविर हमारे पास है नहीं, मैंने 17 तारीख से लिख रखा है। ये मुझे यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर ने बताया। कहीं से लेके आया हूँ, किसी अस्पताल से। वो रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन है जो जिसकी सरकार ने 4 दिन पहले 3500 रुपये कीमत कर दी है। जो 5400 रुपये का पहले मिलता था वो मैं 21,000 रुपये में ख़रीद के लेके आया। एक डोज आप 21,000 का खरीद के लाए? जी, 21,000 के मैं 2 लेके आया हूँ। उनको 3 लगने हैं, मेरे पास अभी तक 2 हैं। एक मैंने उनको भिजवा दिया है, एक मेरे पास रखा हुआ है। ये कैसे ब्लैक के ग्रुप्स, कैसे जानकारी मिलती है? व्हाट्सएप वगैरह पर आता है? मुझे किसी और डॉक्टर्स के थ्रू पता लगा था। अच्छा। तो कि भाई वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने मेरी, क्योंकि आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ। मेरी प्रायर जो इम्पोर्टेंस, मेरा वो मरीज है यहाँ पर, प्रायोरिटी आपके पिता, प्रायोरिटी वही है। और उनको दवाई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मेजर इशू कि सरकार ने 12,000 15,000 जो भी है L1 L2 L3 के हिसाब से, शहरों के हिसाब से फ़िक्स कर रखा है। इस अस्पताल की जो है पर डे की 5500 रुपये बेड के हिसाब से जो है इनकी वो नहीं है कि ये 5500 रुपये ज़्यादा चार्ज कर पाएँ। अगर प्राइवेट में आपको आना हो, मजबूरी में आ रहे हैं। सरकार के कहने पर हम 12,000 रुपये यहाँ पर दे रहे हैं।
प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद भी जो सरकार दे रही है वो भी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, ये उसको भी कालाबाजारी हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक अस्पताल से किसी मरीज को ये बोलकर निकाल दिया गया कि इस बेड पर वीवीआईपी आने वाले हैं। आपको गुस्सा आएगा, हमें भी बहुत आया। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से हॉस्पिटल चेंज करते रहे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं देखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। इसी में वो मर गई, लापरवाही में मरी हैं वो। तो उनको किसी अस्पताल में कुछ समय के लिए एडमिट किया था क्या? जी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए एडमिट हुई लोहिया में। ये मास्क जरूरी है रामपुर सर। लोहिया में भर्ती हुई थी। रात भर ऑक्सीजन उनको मिला, फिर 5 बजे उनके पास सोर्स वाला आदमी आ गया। उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए तो उनको हटा दिया। सोर्स वाला आदमी? जी सोर्स वाला। वो कह रहे कि आपकी माँ की तबीयत खराब थी और उनसे उनका बेड छीन लिया गया। उनसे कहने लगे कि आप हटिए, अब इनकी बारी है। हमने कहा कि अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कह रहे ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, अब आप जाइए घर। उनको जबरदस्ती भेज दिया घर हम लोगों को। ये किस दिन की बात है? आज ही की बात है। आज की बात है। उनको अस्पताल से उनका बिस्तर छीन लिया। जी सवेरे 5 बजे वहाँ रामपुर लोहिया में कहा कि अब इनकी पल्स बढ़ गई है, 80 हो गई है, अब इनको 1-2 घंटा रुक जाइए। ऐसा कुछ नहीं था। उनकी पल्स जो है 60 के नीचे ड्रॉप होती जा रही थी, बढ़ी नहीं थी, ज़रा से भी नहीं बढ़ी थी। 60 के नीचे ड्रॉप होती जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की नीड थी। और वहाँ फिर कोई बड़े आदमी आए कारवाड़ से, वो सब उतरे तो कहने लगे कि भैया हमें चाहिए। और आप उनको सुबह के 5 बज रहे थे जब आपने प्रोटेस्ट किया, आपने आवाज़ उठाई कि मैंने वहाँ पे डॉक्टर लोग नहीं सुनते दीदी, बहुत परेशान। कुछ नहीं सुनते। वो आपको हटा दिया, एक बीमार हटा दिया उन्होंने। कहने लगे कि इमरजेंसी बेड इनके लिए, आप हट जाइए। अब आपकी मैडम की पल्स ठीक है, अभी ये उन्होंने 2 इंजेक्शन और लगा दिए। जब पल्स चेक करी जा रही थी तो 60 के नीचे ड्रॉप होती जा रही थी पल्स। और फिर कब उनकी मौत हुई? उनका निधन कब हुआ? अस्पताल से हटाए जाने के अस्पताल से हट गई। अगर अस्पताल से हटती ना तो नहीं मरती। अगर वो ऑक्सीजन मिल जाता, उनको ऑक्सीजन मिलता रहता तो नहीं हटती। इस डॉक्टर्स ने जबरदस्ती हटा दिया, इसलिए जो है उनकी मौत हुई है। कितने देर बाद उनकी मौत हुई? उनको जैसे ही हटाया वैसे ही जो है उनकी हालत क्रिटिकल होने लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया घर आते आते। सवेरे मॉर्निंग में बज गया था, कम से कम नहीं तो 1 बज गया था, 12 साढ़े 12। सुबह 5 बजे उन्होंने आपको हटाया। उनकी हालत खराब होने लगी। उनकी हालत खराब हो रही थी उनके पहले से ही थी। उनकी पल्स ड्रॉप हो रही थी। फिर भी उन्होंने आपका बेड ले लिया, कहा कि किसी और को ज़रूरत है इमरजेंसी के बेड की, और आपको वापस भेज दिया घर आते समय। और उनकी हालत खराब हुई और 12:30 बजे वो ख़त्म हो गई। जब एम्बुलेंस मैंने मंगाया 2-3 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले लोगों ने मुझसे चार्ज किया। 108 नंबर पे जब सरकारी सुविधा निःशुल्क है तो 2,000 रुपये क्यों, 3,000। हमने मेरी पत्नी बच जाए 2,000 रुपये ले लो भाई। 2,000 दे दिया, 3,000 दे दिया, जल्दी पहुँचो। तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, पहुँचा तो दिया। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा जो है एकदम केयरलेसनेस दिखाई है। कुछ नहीं उन्होंने किया है। उन्होंने सिर्फ जो है अपने वीआईपी जो उनके पेशेंट्स थे उन पे ध्यान दिया है कि भाई ये वीवीआईपी इन पे ध्यान दो, बाकी सबको इग्नोर कर दिया एकदम, जैसे वो हैं ही नहीं वहाँ पे। लखनऊ का हाल बुरा है। अस्पतालों में जगह नहीं सरकारी, निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं, और योगी आदित्यनाथ का फैसला कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही लोगों को ऑक्सीजन दी जाए, वरना सारी संस्थागत सप्लाई हो। उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बहुत ज़्यादा खराब है, किसी भी खबरिया रपट से कहीं ज़्यादा खराब। यूपी से अब गुजरात चलते हैं। कल यानी 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक से खबर आई थी कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से आधे घंटे सप्लाई रुकी और 22 मरीजों की मौत हो गई। लेकिन इस खबर के बीच एक खबर गुजरात की दब गई। वो ये कि गुजरात के बनासकांठा में एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई और वहाँ भी 5 मरीजों की जान चली गई। और ये ज़्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर तैयार होती है। बावजूद इसके एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई? डिमांड सप्लाई के लूप होल ने 5 लोगों की जान कैसे ले ली? इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता निखिल ने अहमदाबाद के ऑक्सीजन डीलर से बात की। उन्होंने जो सच बताया वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हम फिलहाल यहाँ पे RR गैसेस प्राइवेट लिमिटेड एक संस्थान है अहमदाबाद में, वहाँ पे आए हैं जहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यहाँ से ट्रक्स में भर के ऑक्सीजन यहाँ पे लाया जाता है, मेडिकल ऑक्सीजन, और फिर उसको इस तरह के सिलेंडर्स में भरा जाता है।
जिसे लोग और हॉस्पिटल यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ के जो ओनर है रमेश पटेल, हम उनसे बात करेंगे। ही इज़ अ वेरी बिजी मैन। उनका काम का समय चल रहा है तो हमने उन्हें राज़ी कर लिया है कि वो अपना काम करते रहें, उसके बीच जितने क्वेश्चंस वो हमारे एंटरटेन कर पाएंगे उतने। तो उसी बातचीत के लिए हम चलेंगे पटेल साहब के पास में। आप रमेश पटेल हैं, यहाँ के ओनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। आप बड़े बिजी चल रहे हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। सर, यहाँ पे आप लोग एक दिन में कितने कस्टमर्स आपके पास में आ रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन के बॉटल्स मांगने के लिए? मेरे वहाँ यदि रिटेल कस्टमर है ना, ये कम से कम 200 रिटेल कस्टमर आते हैं, और जो होलसेल हॉस्पिटल है ये कम से कम 50 से 80 हॉस्पिटल आती है। अच्छा, और हॉस्पिटल एक बार में कितने बॉटल्स ले जाते हैं सर आपके पास? हॉस्पिटल में क्या है, इसकी जो बेड की व्यवस्था है इस पर डिपेंड है कि भाई इसको हम 25 सिलेंडर भी अलॉट करते हैं, किसी को 50 भी देते हैं। हमें डे नाइट चलाते हैं और जो भी है वो कॉपरेशन दे रहे हैं। 24 घंटा आप चल रहे हैं? हाँ, अभी 24 घंटे का ही काम चल रहा है। सर, एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि शॉर्टेज है ऑक्सीजन की और वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप पहले से देख रहे हैं इस ट्रेड को। आपके हिसाब से क्या वजह है, लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम कैसे पड़ रही है? आपका इंसाइट क्या है? अरे ये जो भी रिक्वायरमेंट है वो 20 टाइम मोर हो गया है। अभी रियल में क्या है, मेडिकल में 10% होती है, इंडस्ट्री में 90% होती है। अभी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है पूरा बंद किया है तो अभी कंटेनर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी दिक्कत है। लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम है, हमें कभी माल मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से भी जो भी कस्टमर है वो सफ़र होते हैं। पहले कितने टन आप निकालते थे यहाँ से ऑक्सीजन सर, और अभी कितना हो गया? हम तो पहले क्या मेडिकल में बहुत काम कम कर रहे थे, इसके हिसाब से अभी काफ़ी काम कर रहे हैं, 50 गुना काम कर रहे हैं अभी पहले की कैपेसिटी से। और ये जो 50 गुना आप डिमांड आ गई है आपकी मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए आपको सरकारी सपोर्ट या मदद, उस तरह की कोई मैनेजमेंट या नियमों में कोई मदद मिली है कि आपने अपना लाइन ऑफ वर्क चेंज किया है? हमें ड्रग कंट्रोल है वो अभी फॉलोअप करता है, वो भी ट्राई करता है मटेरियल देने का, कभी गैप हो जाता है तो इसकी वजह से दिक्कत पड़ती है आगे। सर, आपका जो ये संस्थान है इसकी क्या कैपेसिटी है, कितने बॉटल्स आप एक बार में निकाल सकते हैं अगर आपको सप्लाई बराबर आ जाए ऑक्सीजन की? सप्लाई बराबर आवे तो हम दिन का 1500 सिलेंडर भी निकाल सकते हैं, पर आगे से सप्लाई मिलना चाहिए टाइम पे। हमारे संवाददाता निखिल अब गुजरात से महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, तो कल से कोरोना बुलेटिन में आपको महाराष्ट्र का हाल भी दिखाई देगा। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए, घर से बाहर तब तक मत निकलिए जब तक बेहद ज़रूरी हो। सिर्फ एक मास्क मत पहनिए, कपड़े के रेगुलर मास्क के बजाय सर्जिकल मास्क पर ज़्यादा भरोसा करिए, और अगर ज़रा भी लक्षण दिखें तो अपने आप को आइसोलेट करिए और जितना जल्दी हो सके अपना टेस्ट करवाइए। ये लड़ाई हमें आपसी भरोसे से लड़नी है, क्योंकि सरकारें तो हमारा भरोसा हर दिन तोड़ रही हैं।